की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव बिल्कुल सर पर है। अलार्म बज चुका है, बिगुल बज चुका है। सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे, मुख्यमंत्री के दौरे, तमाम सियासी जुलूस, अखिलेश यादव के की यात्राएं हो रही हैं और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी सभाओं में लगातार लगी हुई है। ऐसे में सिर्फ सभाएं नहीं हो रही हैं बल्कि गठबंधन का सिलसिला भी शुरू है। कई दल इधर से उधर और उधर से इधर करते चले आ रहे हैं और अब धीरे धीरे नक्शा सामने आना शुरू हो चुका है कि किस तरह की सियासी तस्वीर यूपी में होगी और कौन सा दल किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। लगभग लगभग ये तस्वीरें भी अब साफ होती दिखने लगी हैं। लेकिन इस बीच गुज़श्ता कई वर्षों से, बल्कि आप दहाइयों से मैं कह सकता हूं, लगातार ये कोशिश हो रही थी कि जो मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हैं, मुस्लिम बेस पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भी मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और आपस में पहले मुत्तहिद होकर अपना एक कायद चुन लेना चाहिए और उसकी क़यादत में और तमाम लोगों की हिमायत और तमाम लोगों के मशवरे से एक सियासी लाहे-अमल तय करके शर्तों की सियासत शुरू करनी चाहिए। और इस कोशिश का सेहरा अगर किसी को जाता है तो वो है नेशनल इत्तेहाद मंच के कन्वीनर इस्माइल बाटलीवाला साहब। आज मैं सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं इस्माइल बाटलीवाला साहब से। क्या उनकी कोशिश कहां तक पहुंची, क्या हुआ? चूंकि खबरें जो आ रही है उत्तर प्रदेश से वो ये आ रही है कि तकरीबन तकरीबन तमाम मुस्लिम सियासी पार्टियां इत्तेहाद पर इत्तेफाक कर चुकी हैं। लेकिन जिस पार्टी का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है और जिस पार्टी का नाम ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यानी कि AIMIM, वो इत्तेहाद में पलीता लगाने में लगी हुई है और इत्तेहाद से कन्नी काटती चली जा रही है, जिसकी वजह से लाहे अमल तय करने में ताखीर हो रही है, परेशानी हो रही है। मैं बात करूंगा और उनकी जुबानी, चूंकि उनकी कोशिशें थी पिछले 1 महीने लखनऊ में डेरा डाले रहे, इससे पहले लखनऊ गए, उत्तर प्रदेश के कई शहरों का दौरा किया, कई मीटिंगें की, कई लोगों से इनफरादी मुलाकातें हुई। क्या हासिल हुआ और कहां तक पहुंचे और क्या है अब मुस्तकबल का इरादा? चूंकि खबर यह भी आ रही है कि 15 तारीख को, 14 को लखनऊ में एक जमावड़ा है और 15 को शायद आजमगढ़ में भी एक रैली टाइप का शायद इरादा था। वो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस्माइल बाटलीवाला साहब, आपका देश की सच्चाई में इस्तकबाल है। सर, आवाज जा रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल करना चाहूंगा कि इतने भाग दौड़ के बाद लगातार आपने इस उम्र में भी सफर किया, लोगों से मुलाकातें की, इधर रुके उधर रुके, कभी मुरादाबाद, कभी लखनऊ, कभी सहारनपुर, कभी आजमगढ़, कभी बनारस। क्या हासिल हुआ? किस नतीजे पर पहुंचे आप? ये सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात जो ये आपने कहा कि भाई आप इस उम्र में इतना भाग दौड़ करते हैं, गुलाम सरवर साहब, मैं इत्तेहाद को इबादत समझकर कोशिश करता हूँ और जब मेरे दिलो दिमाग में ये इबादत बस चुकी है तो मुझे इस उम्र में कोई थकावट महसूस नहीं होती, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। एक तो ये क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई कहाँ तक पहुंचे, इत्तेहाद के लिए देश की और खास करके अभी फोकस जो है उत्तर प्रदेश पर है। वहां पर पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, ये सभी इकट्ठा आ चुके हैं। लेकिन MIM जो है हमेशा दूर भागती रही है, जिसकी पार्टी का नाम ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और अगर इत्तेहाद से सबको, जिसको ज्यादा नफरत है, इत्तेहाद से जिसको ज्यादा नफरत है, हमने पाया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ही इत्तेहाद से सबसे ज्यादा नफरत है।
मैं बताना चाहता हूं कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी पार्टी का नाम है। उस पार्टी का नाम हमने नहीं रखा है, उस पार्टी का पॉलिसी प्रोग्राम हमने नहीं तय किया है, उन लोगों ने ही तय किया है। और हम उन्हीं के पॉलिसी प्रोग्राम को यानी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जोर डाल रहे हैं। उन्हीं की पॉलिसी को अमल करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है, हमारे साथी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना तेजी से हम उनके पीछे पड़ते हैं कि भाई इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुकम्मल किया जाए, इसको अमली शक्ल दे दिया जाए, तो उतना तेजी से वो दूर भागते हैं इत्तेहाद से। पिछले नवंबर को हम लोगों को उनके यहाँ निवेदन धरना देने की नौबत आई, और उस निवेदन धरने में हम अपना जो है निवेदन भी लेकर गए थे, और पीस पार्टी की तरफ से उनके नाम से दावतनामा लेकर गए थे, वहां देने गए थे। और पहले से 1 महीना पहले से रजिस्टर पोस्ट से उनके नोटिस दी गई थी, लेकिन वहां पर सिर्फ एक बंदा मौजूद था, आदिल नाम का, दूसरा कोई भी मौजूद नहीं था। और उस आदिल को कोई भी इस प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम 5 लोग सर वहां पर सर गए सर थे। सर 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 एक एडिशनल सवाल मैं करना चाहता हूं। आदिल नाम के उस शख्स की मौजूदगी में जब AIMIM के लखनऊ दफ्तर पर आप लोग पहुंचे, जो कि आपने पहले ही बता रखा था, तो वहां आपको नाश्ता, चाय, पानी वगैरह मिला कि नहीं मिला? नहीं, नाश्ता वगैरह तो कुछ मिला नहीं, लेकिन आदिल साहब ने बिस्किट और पानी दिया था। चलिए, और बहुत बड़ी बात अपना है। जो उनके डेली रजिस्टर में होता है, हम सभी का नाम और नंबर लिखा 5 लोगों का, और हम बैठे रहे। इतने में लोगों का सवाल आता रहा कि भाई MIM ऑफिस आप लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो फेसबुक हम लाइव हो गए, और लाइव होकर के हमने अपने लोगों को बताना चाहा, देश को, भाई हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, वगैरह वगैरह। इतने में आदिल ने अपना मोबाइल लेकर के आया हमारे पास, और कहने लगा कोई आपसे बात करना चाह रहा है। तो हमने कहा भाई अभी मैं लाइव हूँ, लाइव हो जाने के बाद में बात करता। ठीक। आवाज देखो कट हो गया उधर से। किया हम्म कि नहीं अर्जेंट है, कुछ बात करिए। जब हमने शुरू किया, हमने पूछा भाई कौन बोल रहे हैं, तो सीधा माँ बहन की गालियां देने लग गया, और मारने की धमकी देने लग गया, और धमकी देकर बाहर जाने की, ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश किया उसने। वो जो कौन कि वो कौन वो कौन वो कौन थे जो गाली बक रहे थे? वो नाम तो उसने बताया नहीं सामने से, लेकिन जहां तक मैं आवाज पहचान रहा हूं, वो उनका प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली था। ठीक। अब आप सवाल ये करेंगे सरवर साहब कि भाई आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए अगर आपके साथ बदतमीजी हुई और मारने की धमकी दी गई। सरवर साहब, हमने 30 नवंबर को योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने ट्वीट करके भेजा था, और यही कहा था कि भाई हमारे साथ जो हुआ है वो आपको तय करना है। अगला प्रोग्राम जो हम लेने वाले हैं, योगी जी आपको तय करना है कि आप ओवैसी के साथ हो या कानून के साथ हो। लेकिन जैसे ही हमारा लेटर प्रशासन को गया है, यानी 15 तारीख के बाईकाट को लेकर के, तुरंत जो है योगी सरकार ने कोरोना का बहाना बना करके, कोरोना का नाम लेकर के लखनऊ में धारा 144 लागू कर दिया। इसका सीधा सीधा संकेत योगी सरकार का है कि वो कानून के साथ नहीं है, हम जैसे विचारक के साथ नहीं है, हम जैसे कार्यकर्ता के साथ नहीं है, बल्कि वो ओवैसी के साथ हैं। वजह यह है कि जब जब भी योगी और मोदी पर संकट आया है, तब ओवैसी साहब ने उनको बचाने की कोशिश की है। इस बार हमने देखा जब ओवैसी पर संकट आते हुए नजर आया, तो योगी जी ने ओवैसी को बचाने के लिए और कोरोना का बहाना बनाकर लखनऊ में धारा 144 लगा दिया है। मैं बताना चाहता हूं सरवर साहब, अगर वाकई में कोरोना बढ़ रहा है
तो मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों में धारा 144 लगना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको लखनऊ के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी, एलआईओ या क्या कहते हैं स्पेशल ब्रांच से कोई फोन उन अभी आया क्या कि आप यहाँ नहीं आएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे? नहीं, हमें तो 15 तारीख के बारे में अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं आई है। सबको रजिस्टर पोस्ट से हमने भेज दिया है, समझे साहब, और वो उनको प्राप्त भी हो गया है, लेकिन कोई फोन आया नहीं है। हमें जो है मीडिया के जरिए पता चला है और दूसरी साइट के जरिए पता चला है कि लखनऊ में धारा 144 लगा दिया गया। हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये जो कोरोना का बहाना लेके 144 लगाया गया है, वो इस प्रोग्राम को रद्द करने के लिए, इसका परमिशन रद्द करने के लिए लगाया गया है। मेरा एक सवाल ये है कि क्या उस निवेदन धरना के बाद जिस दिन ये हादसा हुआ आप लाइव थे और वो दूसरी जानिब से फोन आया, आदिल हसन ने आपको फोन दिया, गाली गलौज हुई, क्या उसके बाद आज तक किसी ने दोबारा आपसे राब्ता कायम किया? नहीं, किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया है। और आपने भी दोबारा फिर ओवैसी साहब को या शौकत साहब को फोन करने की कोशिश की? नहीं, हम अब फोन करने की जरूरत कहाँ बची है, फोन करने की जरूरत नहीं बची है, लेकिन हम ट्वीट करते रहे हैं, शौकत को भी ओवैसी को भी। उनके जो ट्विटर हैंडल है MIM का नेशनल, दीगर हैंडल है, उस पर कोई रिएक्शन, ट्विटर पर कोई रिएक्शन? उनके रिएक्शन, कोई जिम्मेदारों का तो रिएक्शन नहीं आया, लेकिन हमने यही देखा है कि वो बच्चे लोग जो हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे साथ बदतमीजियां कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उनके भाषा में हमें जो कुछ कहना होता है कहते हैं। किसी जिम्मेदार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आपकी इस मुहिम में क्या डॉक्टर अयूब साहब और मौलाना आमिर रशादी साहब और दीगर जो नाम आपने लिया, जैसे मुस्लिम मजलिस का नाम आपने लिया और कई पार्टियों का, ये सारे लोग, मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस, ये तमाम पार्टियां क्या पूरी तरह से इत्तेफाक कर चुकी हैं, ये सब मिलकर लड़ेंगी? इनके देखिए, हमारे सामने जब हमने मुलाकात की है, हमारे सामने सबने वादा किया है और सबका इत्तेफाक रहा है, वो के MIM का इंतजार रहा है, इसलिए उनका सामूहिक अभी तक कोई ऐलान नहीं आ पाया है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अयूब और मौलाना आमिर रसादी साहब ने UDA नाम का एक फ्रंट घोषित कर दिया है और वो उस पर काम कर रहे हैं, उसकी कोशिश में लगे हैं। और UDA के साथ मुस्लिम मजलिस भी होगी और मुस्लिम लीग भी होगी। तो UDA का फार्मूला अभी ओवैसी साहब तक पहुंचा नहीं है कि भाई UDA हमने बनाया है, हमने मैंने इसमें रोड मैप तैयार किया है, आप भी इसमें आइए, ऐसा कुछ अभी तक पहुंचा नहीं है उनके पास क्या? बिल्कुल पहुंचा है, दावतनामा, रजिस्टर, लेटर की शक्ल में उनको दावतनामा हमने हैंड ओवर किया उनकी ऑफिस में। क्या वजह है, आखिरी सवाल अब मैं जानना चाहूंगा, क्या वजह है कि ओवैसी साहब और उनकी पार्टी इत्तेहाद के नाम से ही भागती है, ऐसा क्यों है? आपने तो बहुत पीछा किया ना। अब हाँ, हमने बहुत पीछा किया। अब ऐसे लगता है कि ये जो प्रोग्राम 15 तारीख का कैंसिल करने के लिए योगी सरकार ने कोरोना का बहाना लेके धारा 144 लगा दिया है, उससे अंदाजा होता है कि योगी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। नंबर एक कि अगर इत्तेहाद हो जाता है, मुस्लिम क़यादत की पार्टियों का इत्तेहाद हो जाता है, तो मुसलमानों का मनी पावर और मैन पावर एकजा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और एक बड़ी ताकत उभर कर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क़यादत आ जाएगी। तो इसको डैमेज करना चाहिए, इसलिए उन्होंने लगाया। और दूसरा जो है तीर उनका ये है कि जब तक फूट डालो और हुकूमत करो, इसलिए वो वैसी को अपने साथ लेकर के इत्तेहाद में फूट डालकर उन्होंने कोशिश की है और फूट डालो हुकूमत करने की पॉलिसी पर वो कायम है। और मौजूदा राजनीति का तकाजा यही है कि सामने वाली पार्टी जो मजबूत हो रही है उसके अंदर फूट डाल दो और खुद जो है बने रहो और हुकूमत करो।
उस पर योगी ने अमल किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते दो बातें जानूंगा। एक तो आपने ये कहा कि योगी के संकट मोचक ओवैसी हैं और ओवैसी के संकट मोचक योगी हैं। जी और हाँ, दूसरे बिल्कुल। और दूसरे आपने अभी कहा कि जब जब योगी परेशान होते हैं तो वो ओवैसी का सहारा ले लेते हैं और ओवैसी को साथ रखकर वो काम करना चाहते हैं। तो क्या वाकई आपके भाग दौड़ में ये सामने आ गया क्या कि ओवैसी और योगी में इनडायरेक्टली गठबंधन है? अभी तक तो शको शुबा मुझे भी था। लोग कहते थे कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उसके कोई सबूत मुझे नहीं मिल रहे थे टेक्निकल। लेकिन मैं खत लिख रहा हूं, देश के सामने खत लिख रहा हूं, जो पूरा का पूरा टेक्निकल होगा, कानूनी होगा, जिसमें प्रूफ होता है कि ओवैसी जो है योगी के साथ हैं और योगी जो है वो ओवैसी के साथ है। कल ही मंडे को वो लेटर जो है रजिस्टर पोस्ट से डिस्पैच हो जाएगा और सोशल मीडिया पर उसको चलाया भी जाएगा। मुझे यकीन हो चुका है टेक्निकल तरीके से, इल्जामात के नजरिए से नहीं, पॉलिटिकल बयानबाजी के नजरिए से नहीं, ये लेटर हमारा बताएगा कि टेक्निकल तरीके से, कानूनी तरीके से, दोनों तरीके से भी योगी और ओवैसी साथ साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतना वक्त देते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप वक्त देते रहते हैं और हमारे चैनल पर आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 तारीख से पहले पहले एक बार आपको और जोड़ें, आपका ओपिनियन मुल्क के सामने, देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने और खास करके मुसलमानों के सामने रखें, ताकि ये चर्चे में बात आ जाए कि आखिर क्या वजह है कि इत्तेहाद में इतनी बड़ी रुकावट पैदा किया जा रहा है, वो भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। इसलिए ये मुद्दा वाकई बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सोचने का मौका है कि आखिर तमाम तर कोशिशों के बाद आए। चलते चलते मेरे जहन में एक बात आ गई, पूरे मुहिम में आपने चंदा कितना किया लोगों से? इत्तेहाद के नाम पर आपने कितना चंदा इकट्ठा किया? जी, ये तो आपने सवाल अच्छा किया। ये तो वो ओवैसी साहब ने अपने 12, 15, 18 साल के बच्चों को लगा रखा है ये गर्म करने के लिए माहौल। अगर इस देश में पिछले 10 सालों में किसी ने भी 1 रुपया दिया हो तो वो सामने आना चाहिए। अल्लाह ने मुझे इतना कैपेसिटी दी है और हमने जो प्लानिंग कर ली है कि बहुत कम बजट में इस मूवमेंट को चलाना है और उसी तरीके से हम मूवमेंट चला रहे हैं। पैसे की शक्ल में आज तक हमको किसी ने भी 1 रुपया दिया हो तो उसने सामने आना चाहिए और गवाही देना चाहिए कि भैया हमने तुम्हें इस मूवमेंट को चलाने के लिए 1 रुपया दिया है। हाँ, रुपया खर्च करते हैं। मैं जब दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली के साथियों को बता देता हूँ कि भैया मैं दिल्ली आ रहा हूँ, इतने दिन रहूंगा। वो लोग मेरे रहने का, मेरे खाने का, मेरे चलने फिरने का अपनी गाड़ी से मुझे घुमाते हैं। लखनऊ जाता हूँ, जिस शहर में, देश के जितने भी शहर में मैं विजिट करता हूँ, वहां के लोकल लोग अपने खर्चे से अपने घर में रखते हैं, हमें खाना पीना खिलाते हैं और हमारे सपोर्ट करते हैं। ना मैं किसी को 1 रुपया आज तक दिया हूं और ना मुझे किसी ने 1 रुपया दिया है। मेरे लिए, मेरी मुहिम के लिए लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं। मैं कभी इसमें, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। सरवर साहब, आपने एक सवाल किया है, नबी की सीरत, नबी की सुन्नत में से एक सुन्नत आपको याद करा दूं। आप तो खुद ही हाफिज हैं, लेकिन देश को अवगत कराना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खर्चा करवाया है अपनी मुहिम के लिए, लेकिन कोई रिकॉर्ड आपके उनकी जिंदगी में नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी से अपने हाथ में पैसा लिया हो। मैं उस सुन्नत का पालन कर रहा हूं। मैं कभी पैसा 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेकिन मुहिम के लिए खर्चा करवाऊंगा। सरवर साहब, आपके भी जब मौका पड़ा है, आप भी खर्चा करते हैं, मेरे लिए, इस मुहिम के लिए खर्चा करते हैं। लेकिन ना मैंने आपको 1 रुपया दिया है, ना आपने मुझे 1 रुपया दिया। और जरूरत नहीं महसूस होती है, मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं होती है कि मैं रुपया मांगू।
जब मेरी मुहिम के लिए लोग सामने से खर्च करते ही हैं, तो वो पैसा अपने जेब से खर्च करते, मेरी जेब में आने की जरूरत नहीं। नबी मैं संदेशा देना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए से, अगर आपको कोई बढ़िया मुहिम चलाना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फार्मूले को रखिए। पैसा लोगों की जेब से उनसे कहिए खर्चा करिए, कभी भी अपनी पैसा मत लीजिए। अविश्वास पैदा होगा, और जब अविश्वास पैदा होगा तो मोमेंट आप नहीं चला पाएंगे। हम इसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं साथियों। नहीं, इसमें बुरा मानने का नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे कि भाई मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए भी आरएसएस पैसे दे रही है बाटलीवाला साहब को और इत्तेहाद मुहिम को। हालांकि ये बचकाना इल्जाम है कि तोड़ने और फूट डालने के लिए तो पैसा खर्च करते हमने सुना है, क्या मुत्तहिद होने के लिए भी पैसे दिए जाते? ये भी सोशल साइट्स पर चल रहे हैं उनके द्वारा। बहरहाल मैंने ये सवाल कर लिया, आपने बहुत बेहतर जवाब इसका पेश किया है और हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। सामीन और हाजरीन और जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे ये गुजारिश जरूर हम करेंगे कि ये वो बातें हैं जो बहुत दूर तक इसको पहुंचनी जरूरी है। चुनाव आ रहा है, आपका एक एक वोट कीमती है। आप फैसला अगर नहीं करेंगे, आप अगर जज्बात में ढलकर वोट डालेंगे तो शायद उसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं पूरे समाज को भी भुगतना पड़ सकता है और 5 वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए वोट देने से पहले उन तमाम पहलुओं पर आपकी नजर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है इस रियासत में और हो क्या रहा है इस सियासत में। अगर दोनों चीजों पर आपकी निगाह होगी तो आप फैसले लेने के लिए, बेहतर फैसले लेने में आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि हकायक का इंकशाफ हो, सच सामने आए और लोग सवाल एक दूसरे से करें। सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी तरह से आप आजाद हैं मुल्क के आइन के मुताबिक भी, और इस्लाम भी आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सामने वालों से सीधे सीधे सवाल करें। जो आपके मन में बात आ रही हो, किसी तरह की किसी तरह का शक हो, किसी तरह की शंका हो, तो आप पूछें। क्योंकि ये जो मुहिम चल रही थी इत्तेहाद की और इसे जो रोका गया है, इसे जो बदनाम करने की भी कोशिश मैं कह सकता हूं, क्योंकि कई तरह के आरोप भी अब लगाए जाने लगे हैं, तो इसमें जरूरी है कि आदमी उलझे नहीं बल्कि सीधे सीधे सुलझाव के साथ सवाल करे। इसलिए इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि उसकी रोशनी में फिर आगे आपके पास बात रखी जा सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज।